हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद प्लस मॉडर्न। सो आर टुडेज टॉपिक इज ब्लड प्रेशर पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं फैक्टर्स मेंटेनिंग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ऐसे फैक्टर्स जो कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, मतलब इधर उधर कम ज़्यादा ना होने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सम फैक्टर्स आर नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स। ठीक है, तो देखो कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ताकि हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल रहे, इधर उधर ना हो, कम ज़्यादा ना हो। तो जो मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे, उसको हम लोग बोलते हैं, जो फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लोकल फैक्टर्स को हम लोग मैकेनिकल फैक्टर्स भी इस नाम से भी जानते हैं, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, लोकल फैक्टर्स और मैकेनिकल फैक्टर्स, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, लोकल फैक्टर्स जो है उनका काम क्या होता है, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। अब लोकल फैक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं। लोकल फैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सेंट्रल फैक्टर्स, दूसरा होता है पेरिफेरल फैक्टर्स। ठीक है, अब सेंट्रल फैक्टर क्या होता है, तो सेंट्रल फैक्टर जो होता है वो रिलेटेड टू हार्ट होता है। हार्ट से रिलेट सेंट्रल फैक्टर जो होता है इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, और पेरिफेरल फैक्टर जो होता है वो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से रिलेटेड होता है। पेरिफेरल फैक्टर्स is related to blood and blood vessel, central factor is related to heart। ठीक है, अब लोकल फैक्टर्स के दो टाइप हो गए, सेंट्रल फैक्टर्स, पेरिफेरल फैक्टर्स। सेंट्रल फैक्टर इज रिलेटेड टू हार्ट, पेरिफेरल फैक्टर इज रिलेटेड टू ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब सेंट्रल फैक्टर्स के फर्दर डिवीजन में आता है, टाइप्स में आता है कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट। स्टडी करेंगे डिटेल में, हर एक चीज़ समझेंगे, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी, टेंशन मत लो। सेंट्रल फैक्टर्स में आएगा कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट। पेरिफेरल फैक्टर में आएगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, elasticity of blood vessels, velocity of blood flow, diameter of blood vessel and viscosity of blood। ठीक है, ये सब जो है पेरिफेरल फैक्टर्स में आ गया, ये आ गया कार्डियक फैक्टर्स सेंट्रल फैक्टर्स में। ठीक है, अब हर एक टॉपिक को कार्डियक आउटपुट से लेके विस्कोसिटी ऑफ ब्लड तक पूरा हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो है हम लोग को स्टडी करने वाला है वो है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये जो पूरा पेज बना है, ये मैंने मेमोरी मैप बना दिया है। मतलब इसको चीज़ ये टॉपिक को देखते आपको ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए कि इसमें क्या क्या था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, ताकि जब ये आप पॉइंट पढ़ो तो आपको अपने आप उस चीज़ को याद करने की कोशिश करो। तो जितना याद आया उतना ठीक है, फिर थोड़ा बहुत जो है वो बुक से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और इसके ना नोट्स बनाते हुए चलो साथ में। ठीक है, मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको नोट्स बनाते हुए चलो। जब आप लिख कर स्टडी करोगे ना, आपको और अच्छे से याद रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, सो शुरू करते हैं कार्डियक आउटपुट के बारे में कि कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग स्टडी करने वाला है वो है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का काम क्या होता है, तो ये जो है ये मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या मेंटेन करने का काम करता है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड होता है, कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। सो कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट मेंटेन्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच मेंटेन्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन एक्चुअली में कार्डियक आउटपुट है क्या, हम लोग ने समझ लिया कि कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का रिलेशन क्या था। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ
ब्लड और वॉल्यूम ऑफ ब्लड वॉल्यूम pumped by लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच बीट, एक बीट में कितना ब्लड वॉल्यूम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल ने पम्प किया उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट यानी हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। हार्ट बीट पर मिनट जो रहेगा वो रहेगा हार्ट रेट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहेगा अमाउंट ऑफ ब्लड। तो देखो ये वॉल्यूम है, हम लोग इसको किस में लिखेंगे, लीटर्स में लिखेंगे, और ये हार्ट बीट पर मिनट है तो इसको हम लोग मिनट्स में लिखेंगे। तो कार्डियक आउटपुट का जो आउटपुट क्या रहेगा, लीटर इंटू मिनट, ठीक है। तो इसका इस तरह से वैल्यू रहेगा। तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, मस्क्यूलर एक्सरसाइज इमोशनल कंडीशन में इंक्रीज़ कर जाता है। देखो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया कि हम लोग अगर मस्क्यूलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड से जो हार्ट से जो पम्प जो ब्लड होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो पंप होगा हार्ट से वो इंक्रीज़ कर जाएगा, वो इंक्रीज़ करेगा। फिर हार्ट बीट्स जो है वो भी बढ़ जाती है सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज में, दोनों चीज़ें बढ़ेगी तो इन रिटर्न कार्डियक आउटपुट जो है हमारा वो इंक्रीज़ करेगा। और अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। सो इन दिस कंडीशन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन कंडीशंस लाइक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है, अब कंडीशंस लाइक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है, मतलब देयर इज़ ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है, हार्ट मसल्स में, हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्टैकल आ जाता है या फिर ब्लॉकेज आता है। जो हार्ट की मसल्स को ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर ब्लॉक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर हो गया तो कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉल इन सिस्टोलिक प्रेशर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ब्लॉक हो गया ब्लड फ्लो में तो हार्ट को तो और तेज़ी से पंप करना चाहिए ना ताकि वहाँ पे ब्लड पहुँचे। हाँ, तो क्या होगा, देखो हार्ट की मसल्स, ये जो है हार्ट की मसल्स में जो है ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, तो अभी ब्लड कहाँ पे पहुँचाने का काम ज़्यादा करेगा, हाथ की मसल्स को ब्लड पहुँचाने का काम करेगा। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होना चाहिए बाहर की ओर वो थोड़ा कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पहले जितना हो रहा था। बिकॉज क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वो क्या करेगा कि वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो अब क्या चाहेगा कि जो ब्लड है वो मसल्स जो है हार्ट को उसे वहाँ पे किसी भी तरह पहुँचाने का काम करे, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज आने की वजह से पहुँच नहीं पा रहा है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेगा कि हार्ट की मसल्स को ब्लड पहुँचाने का काम करे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो पंप होना है वो कम हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, ये कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट एक बार कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्डियक आउटपुट। सेकेंडली स्टडी करने वाला है वो है हार्ट रेट। देखो हार्ट रेट के बारे में पहले ही बताया कि हार्ट बीट पर मिनट जो होता है वो हार्ट रेट होता है। देखो अगर थोड़ा बहुत हमारा हार्ट रेट जो है अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही हमारे हार्ट रेट में अल्ट्रेशन हो रहा है, ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट रेट में जो है अफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो अल्टर हो जाता है, और वो अल्टर होने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट होता है। तो मॉडरेट चेंजेस इन हार्ट रेट does not affect blood pressure, while marked alteration ज़्यादा कम ज़्यादा अगर हो गया तो it do affects the blood pressure as cardiac output is altered। कार्डियक आउटपुट जो है इसमें कम ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग ये हो गया, हम लोग ने सेंट्रल फैक्टर्स पढ़ा। सेंट्रल फैक्टर में हम लोग देखा था ना डिवीजन सब डिवीजन कि सेंट्रल फैक्टर्स में क्या सब डिवीजन था कि कार्डियक आउटपुट एंड हार्ट रेट
तो हम लोग ने कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट जो है वो कवर कर लिया। अब हम लोग जो स्टडी करने वाला है वो है पेरिफेरल फैक्टर्स, ठीक है। अब पेरिफेरल फैक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट एक्चुअली कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब जैसे कार्डियक आउटपुट किसको मेंटेन कर रहा था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो किसको अफेक्ट करता है या फिर किसको मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स दी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसको मेंटेन करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। और कार्डियक आउटपुट किसको मेंटेन कर रहा था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द ब्लड फ्लो। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है उसको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है पेरिफेरी से, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग ने वैसे तो ऑलरेडी थोड़ा स्टडी कर लिया, बस इतना ही है इसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज़ दी ब्लड वॉल्यूम। तो देखो ब्लड वॉल्यूम स्टडी करने से पहले मैं आपको एक चार्ट समझा देती हूँ, उससे ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, ये सब जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्टली देखो, अगर ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी में बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड का जो वॉल्यूम है कॉमन सेंस यार, ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वेनस रिटर्न, और वेनस रिटर्न क्या होता है, सो वेनस रिटर्न इज़ दी रेट ऑफ blood flow back to the rate of blood flow back to the heart। मतलब कितना ब्लड फ्लो हार्ट को रिटर्न आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वेनस रिटर्न। देखो अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो वेनस रिटर्न, जो हार्ट को वापस मिलने वाला जो ब्लड का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अगर वेनस रिटर्न बढ़ रहा है तो वेंट्रिकुलर फीलिंग, देखो अगर हार्ट में ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो वेंट्रिकल्स में भी फीलिंग जो होगी, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का फीलिंग होगा वो भी ज़्यादा होगा। वेंट्रिकुलर फीलिंग ज़्यादा हो गया तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम जो है, अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम पम्प करना है, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो चार्ट समझा आपको। देखो ब्लड वॉल्यूम अगर हमारे बॉडी में ब्लड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड हमारे हार्ट को वापस रिटर्न आना चाहिए वो भी बढ़ जाएगा। अगर हार्ट को रिटर्न आने वाला ब्लड बढ़ गया तो वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड बढ़ जाएगा। वेंट्रिकल में अगर ब्लड बढ़ गया तो वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं वापस हमारे ब्लड वॉल्यूम के टॉपिक पे। सो ब्लड वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली, ब्लड प्रेशर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लड वॉल्यूम के। देखो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ किया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ। अब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर थ्रू वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट। ब्लड वॉल्यूम क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को किस तरह से मेंटेन कर रही है, थ्रू वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट। वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट के थ्रू जो है ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। किस तरह से मेंटेन कर रहा है मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको कि ब्लड वॉल्यूम किस तरह से वेनस रिटर्न और कार्डियक आउटपुट के थ्रू ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न भी ईजी है क्योंकि हम लोग ने ये चार्ट समझ लिया है। अगर नहीं समझा आपको ये चार्ट फिर से 2-3 बार देखो, यही रिवाइंड कर करके जब समझ में आ जाएगा तब आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। वरना ये नहीं समझ में आएगी, ये सब बाकी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। पहले इसको समझो फिर ये समझेगा तो फिर ये समझेगा, ठीक है। तो वेनस रिटर्न जो होता है, देखो ब्लड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेनस रिटर्न। अब ये ऐसा क्यों, देखो वेनस रिटर्न बढ़ रहा था तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, अगर वेनस रिटर्न कम हो गया तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ। सो दिस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड प्रेशर। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल।
देखो होता क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो आया तो ये थोड़ी इसका वासोडाइलेशन हो जाएगा और वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ये कम एक्सपांड करती है। फिर देखो ये जो ब्लड वेसल होती है ना, इसमें थोड़ी मसल्स, इसके जो सेल्स होते हैं मस्क्यूलर होता है ना। देखो ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर हुई तो ये एक्सपांड और रिलैक्स कर पाएगी, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो ये जैसी है वैसी ही रह जाएगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के होने की वजह से देखो, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल जो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्लड प्रेशर के। अगर इलास्टिसिटी अच्छी है तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा, इलास्टिसिटी कम हो गई तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, देखो अगर इलास्टिसिटी ब्लड वेसल्स की अच्छी है, मतलब अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, तो ये एक्सपांड और रिलैक्स करके जो है प्रेशर को मेंटेन कर लेगी, तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा नहीं। और अगर हमारी ब्लड वेसल इलास्टिक प्रॉपर्टी खो देती है, देखो जैसे ओल्ड एज में जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यहाँ डिपोजिशन होता है फैटी मटेरियल्स का, फैटी एसिड्स का। देखो बहुत ओल्ड एज में क्या होता है ना आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है। आर्टेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो ओल्ड एज में हो जाता है लोगों को। आर्टेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ कर देती है, और ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल हो जाती है वो बहुत रिजिड हो जाती है। ये जो है ब्लड का रिजिड हो जाना, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी का खो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरोस्क्लेरोसिस में इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है और ये जो वॉल्स होती है वो रिजिड हो जाती है। ये रिजिड हो गई तो क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एकदम ब्लड फ्लो अगर बहुत ज़्यादा हो गया, अगर कोई सीवियर एक्सरसाइज कर ली किसी ने, कुछ हो गया, तो अगर इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया तो ये एक्सपांड नहीं कर रही है, तो एक्सपांड नहीं कर रही है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो गई तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसके ऊपर फैटी मटेरियल्स का, फैटी एसिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम आयंस का डिपोजिशन होता है। किसका होता है, फैटी एसिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, फिर कैल्शियम आयंस का, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है। तो ब्लड फ्लो होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर ब्लड फ्लो में दिक्कत हो गई तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है होनी चाहिए बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर होगी तो ब्लड प्रेशर का अच्छा खासा रहेगा। और अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज़ हो गई, जैसे ओल्ड एज में होता है, हम लोग ने बोला एज के साथ में जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यही रीज़न है, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, वेसल्स में रिजिड हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन, बिकॉज इतना लाइफ टाइम कुछ ना कुछ फैटी वगैरह खाया ही होगा किसी ने, तो उसकी वजह से डिपोजिशन हो जाता है और फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। सो दिस वाज इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड वेसल। तो अभी जो नेक्स्ट है वो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लड प्रेशर से। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पे वो इंक्रीज़ कर जाता है। वेलोसिटी बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ता है। सो दिस वाज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। अगर स्पीड बढ़ रही है ब्लड फ्लो की तो रेजिस्टेंस, देखो ऑफकोर्स कोई चीज़ अगर स्पीड में चल रही है तो उसको रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ऑफर होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा तो ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल। गाइस ये क्लासरूम है, इसमें मैंने एक छोटा सा गेट बना दिया और इसमें 100 स्टूडेंट्स रख दिए, ठीक है। और मैंने एक ही टाइम पे सभी को निकलने बोला, तो कितना रेजिस्टेंस होगा, निकल पाएंगे क्या वो अच्छे से? नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, ये ब्लड वेसल है, इसका एक का डायमीटर बड़ा, एक का डायमीटर छोटा है, तो ब्लड फ्लो इजीली किस में होगा, तो बड़े डायमीटर में से, है ना। अगर बड़े डायमीटर में से ब्लड फ्लो इजीली हो रहा है तो इसका ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, और इसमें ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या होता है, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर। अगर डायमीटर अच्छा खासा बड़ा रहा
तो ब्लड वेसल कम रहेगा, और डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल अगर कम रहा तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा. सो दिस वाज अबाउट द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल. एंड लास्ट जो है वो है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. विस्कोसिटी ऑफ ब्लड किस तरह से डिपेंड होता है ब्लड प्रेशर से? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. विस्कोसिटी मतलब कि थिकनेस से, देखो पानी जैसा अगर ब्लड नहीं रहा, पानी जैसा है ना, मैं बताने के लिए बता रही हूँ, अगर ब्लड जो है वो पानी जैसा नहीं रहा या फिर थिक हो गया, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया. देखो बहुत से इसमें क्या होता है ना, ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो फिर उनको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है जिसके वजह से उनका ब्लड जो है एकदम नॉर्मल हो जाए, एकदम फ्लूइड जैसा हो जाए. अगर ब्लड थिक हो जाता है, ये देखो सिटी मतलब थिकनेस या फिर ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सापन अगर ब्लड का हो गया तो ब्लड से वेसल से ब्लड जो है वो इजीली फ्लो नहीं होगा. एकदम देखो गाढ़ा गाढ़ा हो गया तो कैसे एक पाइप से अगर कोई हम लोग ने बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा कचरा पास करने की कोशिश की तो हो पाएगा क्या? अगर वही हम लोग ने वही पाइप से पानी पास करने की कोशिश की तो वो इजीली हो जाएगा. विस्कोसिटी ऑफ ब्लड अगर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कम हो गया तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या हो जाता है? फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. फ्रिक्शन अगर इंक्रीज़ हुआ मतलब फ्रिक्शन एक क्या प्रकार का हुआ? रेजिस्टेंस ही हुआ. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ दिस ऑल आर रिलेटेड. तो अब लास्ट में देखो एक चार्ट बनाया हुआ है मैंने कि कौन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल. इलास्टिसिटी कम हो गई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर ब्लड प्रेशर इलास्टिसिटी ज़्यादा हो गई तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. डायमीटर का भी हम लोग ने स्टडी किया कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, वेनस रिटर्न, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. हम लोग ने आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के किस तरह से एक्सप्रेस होता है ये स्टडी किया, वेरिएशंस कैसे होते हैं वो स्टडी किया, डिटर्मिनेंट्स जो है वो भी स्टडी किया. ठीक है, अब गाइस आपको अगर इसमें से कोई भी थोड़ा भी कंसेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना. देखो अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई तो एज अप्रिशिएशन आप लाइक करेंगे ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं फिर इसी तरह बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी. एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का अपडेट जो है पता नहीं चलेगा कि कब आया और कब नहीं. सो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सजेशन है कि मुझे इस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी अगर आप कमेंट पे लिखेंगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं आप कहाँ गलत हो रहे हो तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे, है ना. तो डू लाइक, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल्स में. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइस.